तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके आगामी यूपी टेट और सीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए, बेहतर एडजस्टमेंट के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन में, यानी कि आप किशोर का एक बेहतर सामंजस्य कराना चाह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, क्लास के अंदर, कहीं पे भी, तो आपको सबसे पहले उसे डायरेक्शन देना है, निर्देशन देना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप ये चार इसके ऑप्शन दे रखे हैं। समझ सूचना एकत्र करेंगे, समस्याओं के कारणों की पहचान करेंगे, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करेंगे, आप उसे अपने आप ही बता दोगे कि ऐसा कर, उपचारात्मक उपायों की पहचान करोगे कि इसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानकारी इकट्ठी करेंगे कि हमें इसे क्या रेमेडीज देनी है। तो सबसे पहले है सूचनाएं एकत्र करना, इसका राइट आंसर है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति। पहचान संभ्रांति का मतलब है कि संभ्रांति मतलब क्या होता है? समाज में अपना एक लेवल, है ना। तो संभ्रांति से तात्पर्य है प्रायः देखी जाती है। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति कब देखी जाती है? प्रायः देखी जाती है। कब? शैशवावस्था में देखी जाती है क्या, या बचपन में, या किशोरावस्था में, या वयस्कावस्था में? तो देखो, शैशवावस्था में तो अपनी पहचान और संभ्रांति का कोई लेना देना है नहीं, उसका बचपन का भी नहीं है। अब देखो, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा किसमें होती है? किशोर में। तो वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो किशोरावस्था में ये पहचान बनाम पहचान संभ्रांति देखी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः पूर्व लौकिक नैतिकता का होता है, लौकिक नैतिकता का होता है, पश्च लौकिक नैतिकता का होता है, दंड एवं अनुपालन का होता है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर है पश्च लौकिक नैतिकता का होता है। ये कोहल वर्ग के अनुसार है, पश्च लौकिक नैतिकता का ये होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह, समान क्रियाओं और विचारों का समूह क्या कहलाता है? जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा, साम्यावस्था और समंजन, आत्मसात्करण। तो ये जो विचारों का व्यवस्थित समूह होता है ना, उसे हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? स्कीमा। नेक्स्ट बात करते हैं। किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या कहलाएगा वो स्तर? समीपस्थ स्तर कहलाएगा क्या? क्या वास्तविक स्तर होगा? क्या संभावित विकास का स्तर होगा? या संज्ञानात्मक विकास का स्तर होगा? तो इसका राइट आंसर है वास्तविक विकास का स्तर। जब वो वास्तविक विकास के स्तर पर पहुंच जाएगा, तभी वो किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर पाएगा ना। यानी किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर पा रहा है, उच्च सीमा, किसी कार्य को करने की वो उच्च सीमा है ना। तो स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है कब? जब वो वास्तविक विकास के स्तर पर पहुंच जाएगा तब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? क्या कहा गया? यानी कि विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने और परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? तो इसके आंसर दे रखे संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था में वह इनके लिए सक्षम
हो जाता है उपरोक्त के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? यानी कि ठोस वस्तुओं के लिए, ठोस वस्तुओं के लिए क्या आता है? मूर्त संक्रियाएं। इन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये नहीं आता। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है इसमें। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। औपचारिक, औपचारिकता कब आएगी? जब बड़ा हो जाएगा ना। तो खैर कहां पे पहुंचेगा ये? 12 से वयस्क अवस्था तक। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? 12 से, है ना। औपचारिकता कब बढ़ेगी? जब बड़ा होगा। लेकिन ये तो सब में जा रहा है वयस्क अवस्था, लेकिन शुरू कब से होती है? वो शुरू होती है 12 से। 11, 13, 12 ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ये कहां से शुरू होती है? 12 वर्ष से शुरू होती है औपचारिक संक्रिया अवस्था, और ये 12 से लेकर वयस्क अवस्था तक चलती है। नेक्स्ट आगे कहा गया है कि डेटेज दे रखा है, किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। यानी आप नैतिक विकास का मतलब सही क्या है, गलत क्या है, ये नैतिक विकास ही तो है ना। तो कौन बता रहा है इस चीज को? तो ये किसके अनुसार है? बैरोन के अनुसार, जेनेडेन के अनुसार, एरिक्सन के अनुसार, बंडूरा के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है बैरोन के अनुसार। बैरोन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। आगे बढ़ते हैं, किशोर के मानसिक, अगला सवाल है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका होती है? सोचिएगा, किशोर का जो मानसिक स्वास्थ्य उसे सही बनाने के लिए किसकी भूमिका होगी इसमें? क्या शिक्षक की होगी? क्या पाठचर्या की होगी? क्या विद्यालय अनुशासन की होगी? या इन सभी की होगी? एक बार आंसर कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद आप इसका सही आंसर देखना। क्या किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? किशोर का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने में किसकी अहम भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर है सभी की। यानी इसमें शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पाठ्यचर्या भी, और विद्यालय का अनुशासन भी। तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं घबराहट की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मुख्यतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, मैंने वो अच्छे सवाल रखे हैं इसमें, आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका दे रखा है कि जीएस हॉल का सिद्धांत। क्या हॉल का सिद्धांत हो सकता है? बंडूरा का सिद्धांत हो सकता है क्या? ये एरिक्सन का सिद्धांत होता है, या मानव शास्त्रीय सिद्धांत हो सकता है? तो देखिए, जनरली क्या करता है भाई, जो भी कैंडिडेट होता है वो क्या करता है, आक्रामकता, तनाव, घबराहट, ये जब आक्रामकता, तनाव ही आ जाता है तो स्टैनली हॉल लगा देता है आंसर। लेकिन इसका राइट आंसर है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग इस प्रकार का। देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी हर व्यक्ति की अपनी भिन्नताएं होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या है? पहला है केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण। क्या केवल वंशानुगत के कारण ऐसा होता है ना? क्या पर्यावरण के कारण, जहां पर रह रहा है उसके कारण, या माता पिता की भागीदारी उसे अलग बना देती है उसके व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, या पर्यावरण और वंशानुगत दोनों? तो देखिए, किसी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब, देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, उसे हम व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं।
तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? हमारा पर्यावरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कुछ आनुवांशिक लक्षण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? कौन सा नैतिक विकास का स्तर नहीं है इसमें? नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो पहला वाला इसमें से नैतिक अधिकार, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं होता। ये नैतिक विकास के स्तर में शामिल नैतिक अधिकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक? तो इनमें से कौन सा कारक नहीं? एक बार पढ़ते हैं। शारीरिक कमी का होना या न होना, यानी किसी में शारीरिक कमी है बच्चे में या नहीं है, तो क्या इससे उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा? होगा बिल्कुल भाई। देखिए, शारीरिक कमी होगी तो उसका शारीरिक विकास बिल्कुल प्रभावित होगा। ठीक है, कोई विकलांग है ना, या किसी भी प्रकार से अंग भंग है उसका, तो वो उसकी शारीरिक वृद्धि या उसका शारीरिक रूप से प्रभावित होगा कि नहीं शारीरिक विकास उसका? अच्छा, तो ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्वलन की, तो इसे अभी होल्ड करते हैं। बच्चे के जन्म के उपरांत पोषण, बच्चे के जन्म के उपरांत पोषण, तो कह रहा है कि ये कह रहा है कौन सा प्रभावित नहीं करता है? ये तो करेगा भाई, ये तो करेगा, क्योंकि भाई पोषण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के शारीरिक विकास में। सामान्य एवं असामान्य प्रसव, यानी बच्चे का जो प्रसव होना होता है, ठीक है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी वो उसकी जो वास्तविक, जब उसे 9 महीने 10 दिन है ना, 270 दिन में जब उसे आना चाहिए, उसका जन्म होना चाहिए बच्चे का, ठीक है, तो 9 महीने 10 दिन में होना चाहिए, उससे पहले हो जाता है या उसके बाद होता है, तो इसमें उसके शारीरिक विकास में थोड़ा फर्क पड़ता है उससे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पुनर्वलन की बात करते हैं। सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन, ये तो सीखने को प्रभावित करते हैं भाई। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है, मानसिक को कर सकते हैं और करते भी हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। विकास संबंधित होता है, विकास काय से संबंधित है? क्या वृद्धि से संबंधित है, क्या परिपक्वता से संबंधित है, क्या आयु से संबंधित है, या सभी से? तो इसका राइट आंसर है सभी से। आप जानते हैं विकास, परिपक्वता भी आती है विकास में, वृद्धि भी आती है, ठीक है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एज भी उसमें शामिल होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रॉइड द्वारा किया गया? फ्राइड के द्वारा कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो आप बताइए इसका जवाब। क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत फ्राइड द्वारा किया गया? नहीं किया गया। मनोसामाजिक का नहीं किया गया, फ्राइड द्वारा नहीं किया गया इसका। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा? ये भी नहीं किया गया इनके द्वारा, फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड है ना, कि क्या किया गया? मनोविश्लेषणात्मक या मनोलैंगिक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मनोलैंगिक सिद्धांत का ये किया है सिगमंड फ्राइड ने। अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा। कहा गया है कि निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो सिगमंड फ्राइड ने तो नहीं किया, वो मनोविश्लेषणात्मक है उनका या मनोलैंगिक है। मनोसामाजिक की बात हो रही है यहां पे, तो मनोसामाजिक में आते हैं एरिक एरिक्सन। क्या आते हैं? एरिक एरिक्सन। जेबी वाटसन व्यवहारवाद के, है ना, तो इसमें कौन आएगा? एरिक एरिक्सन। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक वुडवर्थ, गिलफोर्ड, मैकडूगल, वॉटसन कौन है? तो इसका राइट आंसर है गिलफोर्ड। राइट आंसर क्या है? गिलफोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? एक बार मैं सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है ना, मैं आपको उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत ही बेहतरीन इसके बारे में, ठीक है, उसे आप पढ़ लेना, एक बार वीडियो को देख लेना। तो
सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो क्या 7 या 5 या 6 या 2? तो इसमें कितनी अवस्थाएं बताई थी उन्होंने? 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है? फ्राइड, एरिक्सन, जॉन डीवी, वाटसन। तो इसका राइट आंसर है एरिक्सन। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की जो स्थापना की है, सॉरी स्थापना नहीं, चाइल्ड एंड सोसाइटी के जो रचयिता हैं, जो बुक है चाइल्ड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिस बुक के रचयिता हैं वो कौन है? एरिक्सन। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उलझन की अवस्था क्या है? और जहां पे उलझन आ जाए भाई वो क्या है? किशोरावस्था। उलझन आ जाए वो क्या है? किशोरावस्था। ठीक है ना, किशोरावस्था में तो उलझनें आती हैं। नेक्स्ट, अब आपसे कहा गया है कि TEACCH कार्यक्रम है ये, अधिगम की किस प्रकार के बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी जो ये TEACCH कार्यक्रम अधिगम के किस प्रकार के बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है? श्रवण बाधित, मेधावी, ऑटिज्म या बौद्धिक अक्षमता? बौद्धिक अक्षमता, मेधावी या श्रवण बाधित, ये तीनों गलत हैं। सही कौन सा है? ऑटिज्म। ऑटिज्म का क्या मतलब होता है? ऑटिज्म मतलब वो बच्चे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, है ना, वो स्वकेंद्रित, यानी वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, अपने आप में ही अंदर। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए, सेल्फ सेंटर्ड बच्चों के लिए ऑटिज्म जो कार्यक्रम है इसकी व्यवस्था की गई है। ये TEACCH का फुल फॉर्म है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिज्म रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीक्राफ्टेड चिल्ड्रन, हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन। राइट, नेक्स्ट बात होगी अब प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में खाली स्लेट के रूप में क्या? जी नहीं। छोटे वयस्कों के रूप में? बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में? नहीं। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। किसके रूप में देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के। अन्वेषक किसे कहते हैं? खोजकर्ता को कहते हैं अन्वेषक। तो छोटे खोजकर्ता के रूप में, सक्रिय खोजकर्ता के रूप में हम बच्चों को देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंदर, है ना। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की। तो अगर प्रगतिशील शिक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें आप बच्चों को क्या मानेंगे, है ना, बच्चों को क्या मानेंगे? आप मानेंगे एक सक्रिय अन्वेषक। अगला है प्रश्न, लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम, लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या अनुबंधित गतिविधि है? अभी देख लेते हैं क्या है ये। क्या एक सामाजिक गतिविधि है? क्या एक व्यक्तिगत गतिविधि है? क्या एक निष्क्रिय गतिविधि है? नहीं, इसमें इसका राइट आंसर है यह एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक क्या है? सामाजिक गतिविधि होती है। राइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण, यानी वयस्कता में संक्रमित हो रहा है इंसान, कब होता है? कब से? पहले किशोरावस्था के बाद ही तो वयस्कावस्था आती है, तो किशोर अवस्था जो आती है उसके बाद तो ये संक्रमण जो रहेगा, तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था कहां है? किशोरावस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सभी बोर्ड परीक्षा, सभी ये परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। एक प्राथमिक कक्ष में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है, यानी बालिका हो चाहे बालक हो, अब प्राथमिक कक्षा में जो भी अपने एक्सपीरियंस लेके आया है, जो भी उसे सिखाया गया है, चाहे उसे अ आ ई, छोटे आ से अनार, छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम, कुछ भी सिखाया गया है, 1 2 3 ABCD कुछ भी सिखाया गया है, जो अनुभव अपने साथ में लेके आया है, ठीक है, उसके बारे में यह सवाल है। कह रहा है कि उन्हें शामिल करके उनका संचय किया जाना चाहिए। आपसे जवाब चाहता हूं, अभी क्या इनको शामिल, उसके जो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है बच्चा,
क्या उसके जो एक्सपीरियंस है उसको हम अपनी क्लास में शामिल करें? अच्छा, उन्हें अस्वीकार कर दें, भाई तू जो सीख क्या है गलत है ना, वो नहीं, भूल जाओ जो याद है तुमको, मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, क्या ऐसा करना है हमको? उनकी अपेक्षा कर देनी चाहिए? नहीं भाई, ये तो उन्हें ध्यान नहीं दे, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए हमें? नहीं। जो बच्चा जिस जिस भी एक्सपीरियंस के साथ आया है, जो भी उसके अनुभव हैं, उनको हमें अपनी क्लास में शामिल करना चाहिए। राइट, तो इसका आंसर रहेगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? हरियाणा टेट का सवाल है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? इसकी बात करते हैं। यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, यह आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें कौन सा सार्थक तथ्य है? तो हमारा सार्थक तथ्य इसमें यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है, यानी अगर आप पहले से ही विकास का अनुमान कर लेंगे तो वैसा नहीं होता। यानी कहने का मतलब है जो विकास है वो अपने तरह से होता है, हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, अनुमान इसमें सब फेल होते हैं विकास के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की, भाषा के बारे में चॉम्स्की ने ही बात की है ना, यूपी टेट में सवाल पूछा गया 2019 का है शायद, चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत। देखो, भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? यानी चॉम्स्की ये कह रहा है कि भाषा को अर्जित करने की एक बच्चे के अंदर क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है जो वंशागति के फलस्वरूप उसके अंदर प्राप्त हुई है। उस क्षमता को उन्होंने क्या कहा गया? क्या कहा है चॉम्स्की ने? भाषा अनुकूलन श्रेणी कहा है। क्या भाषा अर्जन का साधन या तंत्र कहा है? क्या भाषा स्वीकार्य इच्छा कही है? क्या उन्होंने भाषा ज्ञान कहा है? नहीं। इसमें राइट आंसर होगा भाषा अर्जन साधन तंत्र, भाषा अर्जन साधन या तंत्र उन्होंने इसको कहा। और अंत में आपके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने आपको यहां रखे हैं आपके लिए। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रॉइड का है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है, याद रखिएगा। सामाजिक सांवेगिक परिस्थितिकी सिद्धांत यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर इनका है। और भाषाई विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की का है। भाषाई विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की का है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर अच्छी लगी है तो एक बार मेहनत को हमारी को इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के आने वाला हूं, देखते रहिए।